हेलो दोस्तों, देखिए 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी विषय का, जो रद्द हुआ था वो 7 तारीख का एग्ज़ाम है। जो मैं हिंदी क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगी। ये आप मुझे ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा, इसलिए आप मेरे चैनल में बने रहें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को लेकर आए हैं कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वालों को कैप्टन क्यों कहते थे। ये क्वेश्चन आपको जो है पूछ सकता है और ये हमेशा पूछता ही है, क्योंकि सेनानी इसका आंसर हो जाएगा सेनानी ना होते हुए भी। क्या है? सेनानी ना होते हुए भी। थोड़ा सा रुकिएगा, पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सेनानी ना होते हुए चश्मे वालों को कैप्टन इसलिए कहते थे। कोई पूछेगा कि कैप्टन क्यों कहते थे, तो इतना आप तो लिख सकते हैं कि इसलिए कहते थे। सेनानी को चश्मे वालों कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि इसके अंदर क्या था, देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इसके अंदर क्या था, देशभक्ति की भावना, देश के प्रति प्रेम भरा हुआ था। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने और सेनानी को भरपूर सम्मान करता था। और चश्मे वाला जो सेनानी क्या था, कैप्टन जो था वो क्या था, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानी जितने भी थे। आप तो जानते ही हैं कि स्वतंत्र सेनानी कौन कौन थे, कौन 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 हमारे देश को आज़ाद कराने में भरपूर सहयोग किए हैं, उसका क्या करते थे, सम्मान करते। तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, रुकिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कवि अगला क्वेश्चन है, कवि बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। कवि जो है फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर, मतलब फुहार नहीं होता, थोड़ा हल्का हल्का ऋषि जैसा बरसता है, उसके स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है कवि। तो इसलिए कहता है, देखिए कवि ने बादल को फुहार रिमझिम या बरसने के लिए कवि नहीं कहता है, नहीं कहता है। कोई पूछ रहा है क्या, नहीं कहता है, बल्कि गरजने के लिए कहा है। मतलब रिमझिम बरसने के स्थान पर क्या कहा है, गरजने के लिए कहा है। इसलिए कहा है क्योंकि कोई बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। क्या है, बादलों को जो है कवि जो क्या है, बादल जो बनता है वो क्रांति का सूत्रधार मानता है। जैसे कोई लड़ाई करने गया, क्रांति करने गया, वो क्या है, उसको बादल के रूप में उसको क्रांति का सूत्रधार मानता है। और गरजना जो है, गरजना का क्या अर्थ मानता है, गरजना जो है विद्रोह का प्रतीक है। विद्रोह, किसी किसी के प्रति ऐसी आंदोलन छेड़ देना, तो क्या हुआ, मेरा विद्रोह हो गया। इसी तरह कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। ठीक है, मतलब बलवान दिखाने की कामना करता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। 2 क्वेश्चन बताएं, 2 क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एक बार सुनिएगा आप कहानी तो आपको स्वयं ही याद हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हो। 2 क्वेश्चन बताए, 2 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेनानी वाला है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, देखिए अगला क्वेश्चन मेरा आ चुका है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है अभी भी पूछा था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बिना विचार, घटना और पात्रों के जो है कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल किस विचार को कहाँ तक सहमत है। कह रहा है कि एक जो लेखक था यशपाल, वो क्या कह रहा है कि बिना विचार, बिना घटना, बिना घटना हुए भी वो कहानी लिख सकता है। इस विचार से आप कहाँ तक सहमत करते हैं। तो हमारा जो है कवि क्या कह रहा है कि लेखक का माने कि बिना विचार, घटना और पात्रों को भी कहानी लिखी जा सकती है। अर्थात इसका कहना है बिना विचार, घटना और पात्र के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती है। अर्थात मतलब अर्थार्थ में बता दिया कि बिना घटना और कुछ भी हुए भी हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखा, मैं व्यर्थक की इन विचारों को पूर्णतः सहमत हूँ। मतलब कोई भी आदमी सहमत होगा कि कोई घटना हुआ ही नहीं तो उसके प्रति हम कैसे कहानी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। उसके प्रति हम कहानी नहीं लिख सकते हैं। कोई घटना घटेगा तब तो हम उसके प्रति कहानी बना सकते हैं। तो वही कह रहा है कि लेखक क्या है, इससे लेखक जो है इस विचार से पूर्णतः मतलब पूरी तरह से सहमत है। और वास्तव में कहानी किसी घटना का विशेष वर्णन ही तो है।
मतलब कोई भी जैसे कोई घटना हुआ तो किसी को वर्णन करेंगे तब तो हमारा कवि कहानी बनेगा। ये चीज कवि कह रहा है। इसका कारण क्या था कि कब घटी, क्या क्या रहा तथा इस घटना से कौन कौन प्रभावित हुए आदि का वर्णन भी कहानी के अंत तक किसी कहानी की विचार घटना पात्र बहुत आवश्यक है। मतलब एक लाइन में कह रहा है कि बिना विचार घटना हुए भी हम कहानी नहीं लिखी जा सकती है। ठीक है, इसका इसका जो कहानी लेखक जो क्या है इससे पूर्णतः सहमत है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो अभी पूछ चुका था जो रद्द हुआ उसमें हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा है, देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन अभी भी आ चुका है और आने की संभावना है कि 2023 में भी पूछा था क्वेश्चन ये, और अबर पूछने का भी पूरी तरह संभावना है कि बच्चे को मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। मतलब कवि जो कहना चाहता है कि बच्चे का मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर, तो एक अपने शब्दों में उत्तर लिखिएगा कि बच्चे अबोध होते हैं। अबोध मतलब बिना ज्ञान के होते हैं। बच्चे की हंसी में निछलता होती है। बच्चे जो है अपने मन से बिना किसी को देखे कि हंस रहे हो तो वो हंसने लगते हैं। लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट, बड़ों का कोई हंस रहा है बड़ा आदमी तो किसी को देख के तो हंसने नहीं लगेगा, उसके उसके प्रति जो है किसी तरह का अथी होगा तब तो हंसेगा। तो कह रहा है कि लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट कृत्रिम होती है, मतलब बनावटी होती है। किसी को बच्चा को हंसाना है तो क्या करेगा, कृत्रिम मतलब हंसेगा तब तो बच्चा हंसेगा। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है पॉइंट कि बच्चे मुस्कुराते इसमें किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते। बच्चे किसी को देखते देखे हंसे तो देख दिए, किसी खास प्रतीक्षा नहीं करते कि कौन क्या हुआ नहीं हुआ, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और बड़ों को इस चीज़ पर फर्क पड़ता है। तो वही चीज़ लिखा है कि बस अपनी स्वाभाविक मुस्कान बिखेरना जानते हैं। बच्चे क्या है, किसी को हंसे हंसे किसी की प्रतीक्षा नहीं किए, बस अपने अपनी मुस्कान बिखर दिए। तो बड़े व्यक्ति परिपक्व बुद्धि के होते हैं। क्या होते हैं, बड़े व्यक्ति जो है जानते हैं कि कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है, कहाँ गाना है। ठीक है, तो इसीलिए कभी कहा है कि बड़े व्यक्ति जो है परिपक्व बुद्धि के होते हैं। मतलब ज्ञान होते हैं, उसमें ज्ञान होता है। उनकी मुस्कुराने की खास वजह होती है। ठीक है, कोई बड़ा व्यक्ति ऐसे किसी को देख के थोड़े हंस देगा कि उसके प्रति कुछ होगा, मतलब उसका कुछ कारण होगा तब तो हंसेगा। अगला है तीसरा पॉइंट, बच्चे को मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है। बच्चा अगर कोई हंस रहा है, छोटा बच्चा, तो सभी को प्रभावित करता है कि आप भी हंस दीजिएगा, आपको अंदर भी मुस्कुराहट आने लगेगी। लेकिन परंतु बड़ों का मुस्कुराना वैसा आकर्षण नहीं रहता। कोई बड़ा हंस रहा है तो कह देगा साला पगला गया है क्या। ठीक है, इस तरह से हमारा समाप्त हुआ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हमारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराते हैं आप। सारे इम्पोर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन जो है आपको हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन अगला आ चुका है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। तो आपको फसल पूछ सकता है कि फसल क्या है। तो फसल हम मतलब कवि के अनुसार फसल क्या है, तो कवि के अनुसार जो फसल है क्या है, पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम के मेल से बनी है। क्या कोई फसल आपको उगा रहा है तो क्या बिना मिट्टी जाने रहेगा तो फसल उगेगा नहीं। धूप नहीं मिलेगा तो वो अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएगा, तो हमारा क्या पौधा आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। हवा नहीं मिलेगा उसको, हवा में उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो उसको वो क्या पौधा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। इसी तरह मानव श्रम, क्या मानव अगर अपना परिश्रम उस पर ना करे, उसको ना रोपे, तो क्या आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अर्थात फसल किसी एक ही मेहनत का फल नहीं है, बल्कि इसे साकार प्रदान करने के लिए इन सभी का योगदान आवश्यक है। मतलब कवि का कहना है कि कोई फसल तैयार होता है तो पानी, मिट्टी, धूप, हवा सभी की जरूरत होती है, सभी के श्रम से मेल से बनी होती है। किसी एक का उसमें मेहनत नहीं होता, सभी का योगदान होता है, तभी हमारा योगदान, तभी हमारा फसल तैयार हो पाता है। ठीक है, ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये भी हम आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाते हैं आपकी स्क्रीन में। देखिए अगला क्वेश्चन मेरा आ चुका है, कुछ देरी में आ जाएगा स्क्रीन में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उतना क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा तो सारे आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। इस बात को
आप लोग ध्यान में रखिए और सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अभी से आपका टाइम है। आज आपका जो है 5 तारीख हो गया। मतलब 7 तारीख को आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। स्क्रीन पर नहीं आ रहा है क्वेश्चन जी। आ गया, देखिए हमारा क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। वही क्वेश्चन आ गया कि नहीं, अगला क्वेश्चन आया है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस इसको ध्यान में रख लीजिएगा। एक बार कहानी पढ़ लीजिएगा कि कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को अनेक बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक है। बच्चे की मुस्कान को कवि ने मृतक व्यक्ति को जान डालते हुए अमृत के रूप में वर्णित किया है। क्या कवि का कहना है कि बच्चों को में बच्चा जब मुस्कुराता है तो किसी कोई व्यक्ति मरा हुआ समान है। जैसे बूढ़ा बूढ़ी रहता है कोई बच्चा, तो बच्चा बूढ़ा बूढ़ी हंसने लगता है। वही कह रहा है कि मृतक व्यक्ति में डालने के समान होता है, वर्णित किया गया। ठीक है। बच्चे की मुस्कान समानता अपनी झोपड़ी में खिल रहे कमल के फूलों से किया है। मतलब हमारे झोपड़ी में कोई कमल के फूल खिल रहा है, उस तरह से व्यंग किया है। ठीक है। कवि का मानना है कि कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके मतलब कोई बच्चा हंस दे, उसके मतलब क्या कहते हैं, जान डालने की लिए तुलना किया है कि इस तरह के कोई बच्चा हंस दिया तो उसमें क्या है, जान आ जाती है। उसी तरह बच्चे के धूल दूषित शरीर को पर्याप्त कमल और उसको मुस्कान के कमल के रूप में चित्रित किया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि बच्चा क्या कर सकता है। बच्चा हंसेगा तो क्या करेगा, बड़ा व्यक्ति कितना भी उदास है तो उसमें क्या है, जान डालने को। वो किसी भी स्थिति में क्यों ना, वो बच्चा को देखकर हंसेगा ही हंसेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, आएगा स्क्रीन पर कुछ देरी में। ये देखिए आपका क्वेश्चन जो, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हो जाएगा ये। क्वेश्चन नहीं आ पा रहा दोस्तों। ये पार्ट 1 समझ लीजिए और इसी तरह से आपको वीडियो देखिए आ चुका है क्वेश्चन, तो इसको भी बता ही देते हैं। ठीक है। इसको बता ही देते हैं। देखिए आपके दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। छाया मत छूना व्यक्ति दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो छाया मत छूना कविता जब पढ़िएगा तो उसमें कहा गया है कि छाया मत छूना कविता में जो है बीते जीवन की सुख की मधुर यादों को दुख का वर्णन बताया। ठीक है। बीते हुए सुख की याद में वर्तमान का दुख गहरा हो जाता है। कोई जैसे कोई बीतल दुख है, ठीक है, कोई उसको बता दिया तो बाद में क्या हो जाता है, और गहरा हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ता है, अरे तो इतना परसेंट है, बाद में सोचने लगता है कि और अच्छा से पढ़ते था और आता, मतलब गहरा जो दुख बीत गया उसको फिर से अगर वो खा लिएगा तो अब क्या लगा, व्यक्ति और गहरा हो जाता है उसके लिए। बीते हुए सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास में हम बिल्कुल विफल हो जाते हैं। और कोई सुख प्राप्त हो पहले हमारा जब पास्ट में हो गया उसको हम प्राप्त करना चाहिए, और हमारा क्या हो जाता है, हम विफल होते जाते हैं, हम दुखी होते जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है कि छाया मत छूना कविता में क्या 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 कहना चाहते हैं कवि, मतलब क्या कहना चाहते हैं। तो छाया मत छूना कविता में कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में दुख के क्षण बहुत आते हैं। छाया मत छूना कविता में जो कवि कह रहे हैं, एक बात को ध्यान में रखिएगा कि छाया में जो है दुख के क्षण तो बहुत आते हैं, मतलब दुख के समय तो बहुत आते हैं, परंतु सुख का क्षण बहुत कम आता है। ठीक है। हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी जान सकते हैं कि दुख के क्षण तो हमारे ज़िंदगी में हर दिन हमारे दुख है, लेकिन सुख का पल जो कभी कभार ही आता है। तो हमें सुख के क्षणों को पकड़कर रखने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें सुख के क्षणों को पकड़कर रखने का प्रयास करना चाहिए। सुख का क्षण जीवन का सहारा होती है। क्या होता है, सुख जो है हमारा जीवन का सहारा होती है। और दूसरा संदेश यह है कि यश धन मान बड़कपन छलवा है, मतलब कोई भी यश दिखा रहा है, धन धन दिखा रहा है, वो सब क्या है, एक तरह का छलवा है। छलवा है मतलब एक तरह का लोभी है। इनमें वास्तविकता सुख नहीं है, इसमें सुख नहीं है। कोई धन में इतना रख लिया है, ये कर रहा है, उसमें सुख नहीं है।
हर सुख के पीछे एक दुख छिपा रहता है। क्या है? हर सुख के पीछे एक दुख छिपा रहता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में अगले लेक्चर की और तबाही मचाते हुए आएंगे, और जो भी क्वेश्चन बताया है वो इसके अंदर से ही रहेगा। जो भी क्वेश्चन बताएंगे इसके अंदर से ही रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब परीक्षा में आप तबाही मचाते हुए आइएगा। और ग्रामर भी है, ग्रामर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके लिए धन्यवाद, और अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।